हाय टू ऑल, वेलकम टू माय चैनल स्टडी विद नैंसी। सभी को राम राम, सभी को खमागणी, सभी को नमस्ते और सभी को गुड मॉर्निंग। सो आज जो वो हमारे राजस्थान की ज्योग्राफी चल रही थी उसमें जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक आ जाता है, यानी कि अगला जो भाग आता है लूनी बेसिन, या उसको हम गोडवार प्रदेश के नाम से भी जानते हैं, उसके बारे में हम पढ़ेंगे। यानी कि आगे हम जो है वो क्लास लेंगे। लेकिन इससे पहले मैं आपको बता दूं कि मैंने जो पहले क्लास अपलोड की है वो आप ज़रूर देख लेना, क्योंकि अगर आप जो है वो स्टार्टिंग से देखते आओगे तभी आपको जो वो ये क्लास समझ में आएगी, वरना बीच में जो है वो आपको कुछ समझ में नहीं आएगा। तो आप जो है वो सबसे पहले आपको जितनी भी क्लासेस पहले ले चुके हैं हम, वो जो है वो प्लेलिस्ट मैंने बना रखी है, तो आप वहाँ से जो वो क्लासेस देख लेना। अब हम जो वो ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए राजस्थान ज्योग्राफी शुरू करते हैं, ठीक है। तो हम बात करेंगे आज हमारे चौथे भाग के बारे में, और चौथा भाग कौन सा था? लूनी बेसिन। लूनी बेसिन या इसको गोडवार प्रदेश के नाम से भी इसको जाना जाता है, ठीक है। यानी कि लूनी बेसिन और गोडवार प्रदेश, अगर हम मैप के अकॉर्डिंग अगर हम देखें तो ये जो क्षेत्र आता है इसमें ये जो एरिया जो आता है ये हमारा लूनी बेसिन आ जाता है, लूनी बेसिन। ओके, फिर अगर हम बात करें तो ये है लूनी नदी। लूनी नदी व उसकी, यानी कि यहाँ लूनी नदी व उसकी सहायक नदियाँ मिलती हैं। यानी कि यहाँ पे जो है वो लूनी नदी व उसकी सहायक नदियाँ जो है वो मिलती हैं। लूनी बेसिन में या गोडवार प्रदेश में लूनी नदी या इसकी सहायक नदियाँ मिलती हैं। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो लूनी नदी जो मतलब लूनी बेसिन जो आता है यहाँ पे इसका उत्तरी भाग तो, यानी कि इसका उत्तरी भाग नागौर उच्च भूमि और इसका दक्षिणी भाग गुजरात राज्य। क्योंकि आप सभी को पता है कि इधर जो है वो हमारा कौन सा राज्य आ जाता है, तो गुजरात आ जाता है। इधर कौन सा आ जाता है? मध्य प्रदेश आ जाता है। इधर कौन सा आता है? यूपी आता है। फिर हरियाणा आता है और उसके बाद में यहाँ पे पंजाब आ जाता है, और इधर जो है वो पाकिस्तान आता है। रेड क्लिफ लाइन लगती है। ये मैंने आपको जो वो पहले वीडियो में पढ़ा दिया, तो सबसे पहले जो है वो आप इनको पढ़ लेना, फिर जो है वो आगे वीडियो देखना। दक्षिणी भाग गुजरात राज्य से और इसके बाद में अगर हम देखें तो इसका पश्चिमी भाग शुष्क मरुस्थल या 25 सेंटीमीटर समवर्षा रेखा, 25 सेंटीमीटर समवर्षा रेखा को स्पर्श करता है, ठीक है। फिर अगर हम देखें तो इसका पूर्वी भाग जो है वो अरावली पर्वतीय प्रदेश को सीमा को स्पर्श करते हैं, ठीक है। ये जो है वो मैंने शॉर्ट तरीके से आपको बताया, तो आप जो है वो इसको नोट कर लेना कि इसका पूर्वी भाग जो आता है वो अरावली पर्वतीय प्रदेश को, पश्चिमी भाग जो है वो शुष्क मरुस्थल प्रदेश या 25 सेंटीमीटर समवर्षा रेखा को स्पर्श करता है। पूर्वी भाग अरावली पर्वतीय प्रदेश को 25 सेंटीमीटर समवर्षा रेखा या शुष्क मरुस्थल को जो है वो लूनी बेसिन का पश्चिमी भाग स्पर्श करता है। फिर अगर हम देखें तो इसका दक्षिणी भाग जो आता है वो गुजरात राज्य को स्पर्श करता है। फिर अगर हम देखें तो इसका जो उत्तरी भाग जो आता है वो नागौर उच्च भूमि को जो है वो स्पर्श करता है, यानी कि नागौर उच्च भूमि से सीमा लगाता है। तो आप ये जो है वो नोट कर लो, फिर हम आगे देखते हैं कि और ये जो लूनी बेसिन या जो गोडवार प्रदेश से जो आता है ये है लूनी नदी व यह लूनी नदी व उसकी
सहायक नदियों द्वारा निर्मित प्रदेश है। यह लूनी नदी और उसकी सहायक नदियों द्वारा निर्मित प्रदेश आता है। अब लूनी नदी की सहायक नदियां कौन सी आ जाती है? तो एक तो आती है लीलड़ी, सुकड़ी, जोजड़ी, खारी, मित्री, जवाई, सागी, बांडी। यानी कि ये जो है वो लूनी नदी की सहायक नदियां आ जाती हैं, जिसमें कि खारी नदी, जोजड़ी नदी, बांडी नदी, लीलड़ी नदी, मिठड़ी नदी, सुकड़ी नदी, जवाई नदी, सागी नदी और मित्री नदी। ठीक है। यानी कि जो लूनी बेसिन या गोडवार प्रदेश जो आता है, ये लूनी नदी की सहायक नदियों के द्वारा निर्मित प्रदेश आता है। ठीक है। अब हम बात करेंगे कि लूनी नदी की कौन कौन सी सहायक नदियां आ जाती है। तो उसमें जो वो लीलड़ी आती है, सुकड़ी आती है, मिठड़ी आती है, खारी आती है, सागी आती है, जवाई, मैत्री और बांडी नदी, ये जो है वो इसकी सहायक नदी आ जाती है। तो आप इसको जो है वो नोट कर लो। फिर जो है वो हम आगे बात करेंगे कि जो ये लूनी बेसिन या फिर गोडवार प्रदेश जो आता है, इसका विस्तार जो वो राजस्थान के कौन कौन से जिलों में आ जाता है। यानी कि इस प्रदेश का विस्तार राजस्थान के कौन कौन से जिलों में आ जाता है। तो इसका विस्तार के बारे में अगर हम बात करते हैं तो इसका विस्तार सांचौर, जालोर, पाली, ब्यावर, जोधपुर ग्रामीण, बालोतरा, फिर उसके बाद में नागौर का दक्षिणी भाग आता है इसके अंतर्गत तक इसका विस्तार है। यानी कि जो लूनी बेसिन या फिर गोडवार प्रदेश का विस्तार राजस्थान के कौन कौन से जिलों में आ जाता है। तो लूनी बेसिन या गोडवार प्रदेश का राजस्थान के सांचौर जिला जो वो जालोर से विभाजित करके बनाया गया था। उसके बाद में जालोर और फिर बालोतरा बाड़मेर को विभाजित करके बनाया गया था। उसके बाद में जोधपुर ग्रामीण, ठीक है, जोधपुर से विभाजित करके नया जिला जोधपुर ग्रामीण बनाया गया था। और इसके साथ में अजमेर को विभाजित करके ब्यावर जिला बनाया गया था। और पाली का जैतारण भी ब्यावर में लिया गया था, तो पाली को भी, और इसमें पाली भी आ जाता है। और नागौर का जो दक्षिणी भाग आता है वो इसके अंतर्गत शामिल किया जाता है। यानी कि यहाँ पे जो नागौर जो है उसका जो दक्षिणी भाग जो आता है वो इसके अंतर्गत शामिल किया जाता है लूनी बेसिन में। तो आप ये कहाँ तक इसका विस्तार आता है ये जिले लिख लो। फिर अगर हम बात करें, यहाँ पे जो है वो दो पहाड़ियाँ आपको देखने को मिलेंगी जो कि कैसी आती है। यानी कि यहाँ पे दो पहाड़ियाँ आती हैं जिनका आकार कैसा आता है। यहाँ शिवाणा की पहाड़ी अभी कहाँ पे आती हैं? शिवाणा की पहाड़ियाँ बालोतरा में आती है। शिवाणा की पहाड़ियाँ व मालानी, शिवाणा की पहाड़ियाँ व मालानी की रायोलाइट, शिवाणा की पहाड़ियां व मालानी की रायोलाइट का गुंबदाकार या इंसलबर्ग के रूप में पाई जाती है। यानी कि शिवाणा की पहाड़ियां व मालानी की रायोलाइट जो है वो गुंबदाकार या इंसलबर्ग के रूप में पाई जाती है। रायोलाइट की पहाड़ियां शिवाणा की पहाड़ियां तथा मालानी रायोलाइट की पहाड़ियां, शिवाणा की पहाड़ियां और मालानी रायोलाइट की पहाड़ियां यानी कि ये दोनों पहाड़ियां जो वो गुंबदाकार या इंसलबर्ग के रूप में जो है वो पाई जाती हैं। गुंबदाकार या इंसलबर्ग के रूप में राजस्थान की कौन सी पहाड़ियां पाई जाती है? तो एक तो शिवाणा की पहाड़ी पाई जाती है और एक मालानी के
रायलाइट की पहाड़ियां जो है वो गुंबदाकार या इंसल वर्ग के रूप में पाई जाती हैं। तो आप ये दोनों जो है वो याद रखना, दोनों पहाड़ियों का नाम याद रखना, क्योंकि आपसे जो वो लूणी बेसिन में या गोडवार प्रदेश में जो वो पूछ लेंगे कि सिवाना की पहाड़ी तथा मालानी रायलाइट की पहाड़ी गुंबदाकार या इंसल वर्ग के रूप में पाई जाती है। ठीक है, यानी कि यहाँ पे जो वो मोस्टली ये दो पहाड़ियां आपको देखने को मिल जाएंगी, सिवाना की पहाड़ी और मालानी रायलाइट की पहाड़ी, जो कि गुंबदाकार या इंसल वर्ग के रूप में पाई जाती है। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो ये जो प्रदेश जो आ जाता है, यानी कि ये जो लूणी बेसिन या गोडवाड़ प्रदेश जो आता है, उसमें अप्रदन की समस्या बहुत ज्यादा पाई जाती है। यानी कि इसमें जल यानी कि इस प्रदेश में जल अप्रदन भूपृष्ठीय अनाच्छादन यानी कि जो ये प्रदेश आता है लूणी बेसिन गोडवार प्रदेश, इसमें भू अप्रदन और भूपृष्ठीय अनाच्छादन अनाच्छादन में जो है वो मैंने आपको पहले जब पढ़ाया था उसमें बताया था कि अप्रदन व अपक्षय की संयुक्त क्रिया, अपर्दन व अपक्षय की संयुक्त क्रिया जो होती है उसको अनाच्छादन कहते हैं। यानी कि अनाच्छादन किसे कहते हैं? अपर्दन और अपक्षय की संयुक्त क्रिया को अनाच्छादन कहते हैं। का परिणाम है, यानी कि ये प्रदेश जो है वो जल अपर्दन परिणाम है। यानी कि ये प्रदेश जो है वो जल अपर्दन व भूपृष्ठीय अनाच्छादन, जिसमें कि अपर्दन और अपक्षय की क्रिया है, का परिणाम है। ये संपूर्ण बेसिन का 41.50% आ जाता है। यानी कि यह जो है वो संपूर्ण बेसिन का, यह है संपूर्ण बेसिन का 41.50% हिस्सा या भाग आ जाता है। यानी कि जल अपर्दन या फिर भूपृष्ठीय अनाच्छादन जो है वो ये है संपूर्ण बेसिन का 41.50% भाग आ जाता है या भाग रखता है। और इसके अंतर्गत जो है वो वायु अपर्दन के द्वारा भी किया गया कार्य शामिल किया जाता है। यानी कि इसमें जो है वो जल अपर्दन के साथ साथ में वायु अपर्दन के द्वारा किया गया कार्य भी शामिल किया जाता है। वायु अपर्दन भी लिख लेना, क्या पता आ जाए। वायु अपर्दन यानी कि जल अपर्दन के साथ साथ में वायु अपर्दन के द्वारा किया गया कार्य भी इसमें आ जाता है। यानी कि ये जो प्रदेश आता है लूणी बेसिन में, इसमें जल अप्रदन व भूपृष्ठीय अनाच्छादन। जल अप्रदन व भूपृष्ठीय अनाच्छादन का मतलब क्या होता है? अनाच्छादन का मैंने आपको पहले बताया था कि अपक्षय और अप्रदन की दोनों क्रियाएं साथ में चलती है संयुक्त रूप से, तो उसको हम अनाच्छादन कहते हैं। और इसमें वायु अप्रदन के द्वारा भी होता है। और ये जो है वो संपूर्ण बेसिन का 41.50% भाग रखता है। यानी कि लूणी बेसिन में जल अप्रदन, वायु अप्रदन, भूपृष्ठीय अनाच्छादन कितने प्रतिशत भाग रखता है? तो 41.50% हिस्सा रखता है। ये मैंने आपको जो वो सारी चीजें बता दी है, तो आप जो वो इनको नोट कर लेना। फिर हम बात करते हैं कि यहाँ पे जो लूणी बेसिन जो आता है, यहाँ पे एक डुग्गर आता है, काला भरा डुग्गर। काला भरा डुग्गर लूणी बेसिन के पूर्वी भाग को स्पर्श करता है। यानी कि काला भरा डूंगर जो है वो लूणी बेसिन के पूर्वी भाग को स्पर्श करता है। काला भरा डूंगर लूणी बेसिन के पूर्वी भाग को स्पर्श करता है। तो आप ये जो है वो सारी चीजें नोट कर लो। काला भरा डूंगर लूणी बेसिन के पूर्वी भाग या पूर्वी सीमा को जो है वो निर्धारित करता है, पूर्वी सीमा को निर्धारित करता है। यह जो वो लूणी बेसिन की पूर्वी सीमा को निर्धारित करता है।
यानी कि लूनी बेसिन या गोडवार प्रदेश में एक काला भरा डूंगर है, जो कि लूनी बेसिन या फिर गोडवार प्रदेश की पूर्वी सीमा का निर्धारण काला भरा डूंगर के द्वारा किया जाता है। तो आप ये जो है वो नोट कर लो या फिर इस बोर्ड से जो वो स्क्रीनशॉट ले लो। फिर हम जो है वो आगे बात करते हैं कि जो लूनी नदी हम जिसके बारे में हम इतनी देर से बात किए जा रहे हैं, इसका प्रवाह क्षेत्र कौन सा आ जाता है। लूनी नदी का प्रवाह क्षेत्र, लूनी नदी का प्रवाह क्षेत्र कौन सा आ जाता है जिसके बारे में हम इतनी देर से बातें किए जा रहे थे। तो लूनी नदी का प्रवाह क्षेत्र तो है वो अजमेर, ब्यावर, इसके बाद नागौर, नागौर के बाद में जोधपुर ग्रामीण, जोधपुर ग्रामीण के बाद में बालोतरा, बालोतरा के बाद में बाड़मेर, बाड़मेर के बाद में सांचौर। यानी कि पहले जो है ये राजस्थान के जालोर जिले से प्रवाहित होती थी, लेकिन अभी जो है ये सांचौर जिले में प्रवाह क्षेत्र इसका है। तो अजमेर के बाद में जो है ये नागौर में जाती हैं, मतलब अजमेर के बाद में नागौर और फिर ब्यावर, ब्यावर के बाद में जोधपुर ग्रामीण, जोधपुर ग्रामीण के बाद में बालोतरा, बालोतरा के बाद में बाड़मेर, बाड़मेर के बाद में सांचौर जिले में इसका प्रवाह क्षेत्र आ जाता है। यानी कि लूनी नदी का प्रवाह क्षेत्र जो है वो हमारे राजस्थान के कौन कौन से जिलों में आ जाता है। तो अजमेर में, अजमेर के बाद में ये नागौर में, फिर ब्यावर में, फिर बालोतरा में, जोधपुर ग्रामीण में, बाड़मेर में और सांचौर में। सांचौर में जो है वो अभी ये मतलब पहले जो है वो जालोर में प्रवाहित होती थी ये लूनी नदी, लेकिन अभी जो है वो सांचौर में प्रवाहित होती है। तो आप जो है वो ये स्क्रीनशॉट ले लो। फिर हम बात करते हैं कि यहाँ पे जो है वो एक पहाड़ी और आ जाती है इस क्षेत्र में, यानी कि लूनी बेसिन क्षेत्र में एक पहाड़ी आ जाती है। उस पहाड़ी को किस नाम से जाना जाता है उसके बारे में हम बात करेंगे। यानी कि यहाँ पर जो है वो एक 56 की पहाड़ी पाई जाती है, जिसके बारे में ज़्यादातर लोगों ने आपने सुन ही रखा होगा। 56 की पहाड़ी, 56 की पहाड़ी पाई जाती है। इसका विस्तार, 56 की पहाड़ी का विस्तार जो है वो कहाँ से लेकर कहाँ तक आ जाता है। तो मोकलसर, कहाँ से लेकर कहाँ तक आता है। तो मोकलसर से सिवाना बाड़मेर तक, मोकलसर से लेकर सिवाना बाड़मेर तक जो है वो इसका विस्तार आ जाता है। यहाँ सर्वाधिक ग्रेनाइट पाया जाता है। यानी कि 56 की पहाड़ी जो आती है उसका विस्तार मोकलसर से लेकर सिवाना बाड़मेर तक आता है और इसमें जो वो सर्वाधिक ग्रेनाइट पाया जाता है। फिर अगर हम बात करें तो ग्रेनाइट सिटी किसे कहते हैं, यानी कि ग्रेनाइट सिटी किसे कहा जाता है। हमने बात कर ली कि यहाँ पे सर्वाधिक ग्रेनाइट पाया जाता है, इसके साथ में हम बात कर लेते हैं कि ग्रेनाइट सिटी किसे कहते हैं। ग्रेनाइट सिटी किसे कहते हैं। तो ग्रेनाइट सिटी जो है वो किसको कहा जाता है, जालोर को ग्रेनाइट सिटी कहा जाता है। अभी तो जो है वो सांचौर को भी ग्रेनाइट सिटी कहा जा रहा है, क्योंकि जालोर से विभाजित करके ही सांचौर को बनाया गया है, तो सांचौर को भी हम ग्रेनाइट सिटी कहेंगे। और इन पहाड़ियों में जो वो नाकोड़ा पर्वत आ जाता है, यानी कि 56 की पहाड़ियों में जो है 56 की पहाड़ियाँ, 56 की पहाड़ियों में एक पर्वत आता है। 56 की पहाड़ियों में एक पर्वत आ जाता है जिसका नाम आता है नाकोड़ा पर्वत, नाकोड़ा पर्वत। और यह जैनियों का धार्मिक स्थल है। यानी कि जो नाकोड़ा पर्वत जो आता है वो जैनियों का धार्मिक स्थल आता है। नाकोड़ा पर्वत किस पहाड़ी में आ जाता है, तो 56 की पहाड़ी में आ जाता है। और एक जो है वो इस क्षेत्र में एक स्थान पाया जाता है जिसका नाम आता है पिपलुद। जिसको मारवाड़ का लघु माउंट आबू कहा जाता है, पिपलुद। अब अभी जो वो पिपलुद कहाँ आता है, तो अभी जो है ये सिवाना बालोतरा में आता है। ठीक है, तो हम नए जिलों के अकॉर्डिंग आपको पढ़ा रहे हैं, तो आपको ध्यान में रखना है कि अभी ये जो है वो बाड़मेर में नहीं आएगा, अभी ये सिवाना बालोतरा में आएगा। और पिपलुद सिवाना बालोतरा में जो है वो एक पहाड़ आता है हल्देश्वर, हल्देश्वर का पहाड़, हल्देश्वर का पहाड़ आ जाता है। और इस हल्देश्वर के पहाड़ को जो है वो मारवाड़ का लघु माउंट
यानी कि जो लूनी बेसिन जो आता है इसमें प्राचीन कांप मैदान की अधिकता पाई जाती है। यानी कि आपसे ये क्वेश्चन भी जो वो पूछ लेंगे तो आपको ध्यान में रखना है कि लूनी बेसिन में प्राचीन कांप मैदान की अधिकता पाई जाती है। और एक जो है वो क्वेश्चन आ जाता है कि सांचौर में लूनी नदी के बाढ़ के मैदान को क्या कहा जाता है। यानी कि जब जालोर जिला था तब उसमें जो वो लूनी नदी के बाढ़ के मैदान को रेल या नेहड़ा के नाम से जाना जाता था, लेकिन अभी जो है वो सांचौर में कहा जाएगा। तो सांचौर में जो वो लूनी नदी के बाढ़ के मैदान को क्या कहा जाता है। सांचौर में लूनी नदी के बाढ़ के मैदान को, सांचौर में लूनी नदी के बाढ़ के मैदान को रेला या नेहड़ा कहा जाता है। यानी कि सांचौर में लूनी नदी के जो बाढ़ का मैदान आ जाता है उसको किस नाम से जाना जाता है, तो इसको रेल या रेला या नेहड़ा के नाम से जाना जाता है। तो आप जो है वो इन सभी के जो वो नोट्स बना लेना कि जिस प्रकार मैंने बताया कि 56 की पहाड़ियों के बारे में बताया, उसके बारे में ग्रेनाइट के बारे में बना लेना, पर्वत कौन सा आ जाता है इसके बारे में, पिपलुद, शिवाणा, बालोतरा के बारे में, इनकी नदियों के बारे में, और इसको जो है यानी कि लूनी बेसिन गोडवार प्रदेश को प्राचीन कांप मैदान के नाम से भी जाना जाता है या फिर प्राचीन कांप मैदान की अधिकता यहाँ पे पाई जाती है। और सांचौर में जो लूनी नदी का, सांचौर जिले में लूनी नदी का जो प्रवाह क्षेत्र या लूनी नदी के जहाँ पे बाढ़ मैदान आ जाता है उसको किस नाम से जाना जाता है, जहाँ से लूनी नदी निकलती है सांचौर के जिस क्षेत्र से, उसको रेल, रेला या नेहड़ा के नाम से जाना जाता है। तो आप जो है वो इन सभी चीज़ों के नोट्स बना लेना और या फिर जो है वो स्क्रीनशॉट ले लेना। फिर हम जो है वो आगे हम बात करेंगे मरुस्थल के जल संचय के बारे में बात करेंगे। यानी कि मरुस्थल में जल का संचय कैसे किया जाता है उसके बारे में हम बात करेंगे। तो आप जो है वो इसको स्क्रीनशॉट ले लो। यानी कि फिर मरुस्थल में जल संचय कैसे होता है उसके बारे में हम बात करेंगे। मरुस्थल में जल संचय, मरुस्थल में जल संचय कैसे किया जाता है, क्योंकि इससे भी जो है वो हमारे क्वेश्चन बन जाते हैं। यानी कि मरुस्थल में जल का संचय कैसे होते हैं, रण क्या होते हैं, टाट क्या होते हैं, इसके बारे में भी जो पलाया झील क्या होती है, इससे भी जो है वो क्वेश्चन बनते हैं। तो हम जो वो ऐसे याद रखेंगे कि मरुस्थल में जल का संचय किस किस तरीके से किया जाता है, तो वो हम पढ़ेंगे। ठीक है, ये हमारे लिए जरूरी है कंपटीशन एग्जाम के लिए। तो आप हमें जो वो ये भी देखना है। पहले हम बात करेंगे कि जल दिवस कब मनाया जाता है। जल दिवस कब मनाया जाता है ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। तो 22 मार्च को जो वो जल दिवस मनाया जाता है। फिर अगर हम बात करें तो पलाया क्या होता है, खारे पानी की झीलों को, खारे पानी की झीलों को पलाया कहा जाता है। खारे पानी की झीलों को पलाया कहा जाता है। फिर अगर हम बात करें तो रण या टाट क्या होता है, यानी कि खारे पानी की झीलों को पलाया कहा जाता है। इससे जुड़ा हुआ जो वो रण या टाट आता है। इसके साथ में जो पलाया जो होता है इसको सेलिनोस भी कहा जाता है। पलाया को सेलिनोस कहा जाता है। रण या टाट जो है वो पलाया से ही रिलेटेड है। तो आपको ऐसे याद रखना है कि खारे पानी की छोटी झीलों को जो वो रण कहा जाता है। यानी कि रण या टाट किसे कहते हैं, तो खारे पानी की छोटी झीलों को खारे पानी की छोटी झीलों को रण या टाट कहते हैं। यानी कि खारे पानी की छोटी झीलों को रण या टाट कहते हैं। और अगर हम जो है वो इसके सर्वाधिक एग्जाम्पल देखते हैं तो इसका सर्वाधिक एग्जाम्पल तो जैसलमेर में ही आता है, क्योंकि सर्वाधिक रण या टाट कहाँ पे पाए जाते हैं, तो जैसलमेर में पाए जाते हैं। सर्वाधिक ये कहाँ पे पाए जाते हैं, तो जैसलमेर जिले में ये सर्वाधिक पाए जाते हैं। जैसलमेर के भी कहाँ पे आ जाते हैं, तो पोखरण में पाए जाते हैं।
पाए जाते हैं। यानी कि जैसलमेर के भी कौन कौन से क्षेत्रों में ये पाए जाते हैं, तो पोखरण में पाए जाते हैं, कन्नौज में पाए जाते हैं, और इसके साथ में जो है वो बाप फलोदी में पाए जाते हैं, यानी कि कन्नौज में पाए जाते हैं, और इसके साथ में ही बाप फलोदी में भी पाए जाते हैं। लेकिन यहाँ पे जो वो सर्वाधिक नहीं पाए जाते, और जैसलमेर में सर्वाधिक पाए जाते हैं। इसके साथ में जो वो थोब, जो कि नया नाम है, तो आप इसको ध्यान में रख लेना, जो कि अभी बालोतरा जिले में आता है। तो बालोतरा, थोप बालोतरा में सर्वाधिक रणिया टाट पाए जाते हैं। कन्नौज जैसलमेर में पाए जाते हैं, थोप बालोतरा में पाए जाते हैं। एक आता है कि तड़िया पोखर क्या होता है, तड़िया पोखर। तड़िया पोखर का मतलब होता है चट्टानी प्रदेशों में जल एकत्रित, चट्टानी प्रदेशों में जल एकत्रित हो जाता है, जिसे चट्टानी प्रदेशों में जल एकत्रित हो जाता है उसे तली या पोखर कहा जाता है। चट्टानी प्रदेशों में जल एकत्रित हो जाता है या जल इकट्ठा हो जाता है, उसी को तली या पोखर कहा जाता है। फिर अगर हम बात करें तो जल जो होता है उसके सूखने के बाद, जल के सूखने के बाद उपजाऊ भूमि पर खड़ीन कृषि की जाती है। और खड़ीन कृषि जो वो किसके द्वारा की जाती है, तो पालीवाल ब्राह्मणों के द्वारा खड़ीन कृषि की जाती है। पालीवाल ब्राह्मणों के द्वारा खड़ीन कृषि की जाती है। जल सूखने के बाद में जो उपजाऊ मिट्टी रह जाती है या उपजाऊ भूमि होती है उसके ऊपर खड़ीन कृषि की जाती है। खड़ीन का एक अन्य नाम और आता है, इसको जो है वो मरहो के नाम से भी जाना जाता है। यानी कि खड़ीन को अन्य किस नाम से जाना जाता है, मरहो के नाम से भी जाना जाता है। खड़ीन लिख देते हैं, खड़ीन को मरहो, क्या पता खड़ीन की जगह आपको मरहो नाम दे दें तो के नाम से जाना जाता है। और फिर यहाँ पे जो है वो मिश्रित अनाज बोया जाता है। और उस मिश्रित अनाज बोया जाता है, इसको कौन सी कृषि कहते हैं, तो बजेड़ा कहते हैं, ठीक है। और मिश्रित अनाज बोया जाता है, यानी कि यहाँ पे जो मिश्रित अनाज बोया जाता है उसको किस कृषि के नाम से जाना जाता है, तो बजेड़ा के नाम से जाना जाता है। फिर अगर हम नोट करके लिख लेना कि जो करौली जिले में पान की खेती को बजेड़ा कहा जाता है। और एक नाम आता है कि ढांड किसे कहते हैं, तो विशिष्ट मरुस्थलीय क्षेत्र को ढांड कहा जाता है। एक क्वेश्चन आ जाता है, बालासन क्या होता है, मतलब ये जो खड़ीन कृषि जो होती है परंपरागत जल संरक्षण की विधि होती है। परंपरागत जल संरक्षण की पद्धति, मतलब खड़ीन कृषि को जो वो परंपरागत जल संरक्षण की पद्धति के नाम से भी जाना जाता है। परंपरागत वर्षा जल संरक्षण के नाम से भी जाना जाता है। वर्षा का जल जो है वो परंपरागत रूप से जो है वो संरक्षण किया जा रहा है खड़ीन के माध्यम से, तो इसको खड़ीन कृषि को जो है वो
खड़ीन को परंपरागत वर्षा जल संग्रहण की पद्धति भी कहा जाता है। और अगर हम बात कर रहे थे बालासन के बारे में, तो बालासन का मतलब होता है पर्वतों के मध्य जल एकत्रित हो जाना बालासन कहलाता है। बालासन क्या होता है कि पर्वतों के मध्य जल एकत्रित हो जाना बालासन कहलाता है। एक आता है नाड़ी क्या होता है, तो 1520 ईस्वी में राव जोधा ने सर्वप्रथम निर्माण करवाया। दैनिक आवश्यकताओं के लिए जो वो नाड़ी बाहर बनाई जाती है, ठीक है। और एक हम बात करें टांका क्या होता है, तो कुंड को जो है वो टांका कहा जाता है, कुंड को कहते हैं। यानी कि टांका क्या होता है, तो कुंड को टांका का मतलब टांका किसको कहा जाता है, तो कुंड को कहते हैं। एक आता है कि बावड़ी क्या होती है, बावड़ियों के बारे में तो आप सभी ने पता है आपको ज्यादातर, तो बावड़ी क्या होती है, तो सीढ़ीदार कुओं को बावड़ी कहा जाता है। बावड़ी किसे कहते हैं, तो सीढ़ीदार कुओं को बावड़ी कहा जाता है। अब हम जो वो फटाफट से रिवीजन मार लेते हैं कि हमने बात करी थी कि रण या टाट क्या होते हैं, तो खारे पानी की जो छोटी झीलें होती है, खारे पानी की छोटी झीलों को रण या टाट कहा जाता है, क्योंकि खारे पानी की झीलों को जो प्लाया कहा जाता है। प्लाया का अन्य नाम जो होता है वो सेलिनोस भी आ जाता है। तली या पोखर क्या होते हैं, तो जो चट्टानी प्रदेश होते हैं उनके मध्य जल एकत्रित हो जाता है, जल इकट्ठा हो जाता है, उसको हम तली या पोखर कहा जाता है। टाका क्या होता है, तो कुंड को टाका कहते हैं। रण या टाट सर्वाधिक किस जिले में है, जैसलमेर में है, पोखरण में है और कन्नौज में है। एक जो है बाप फलोदी में आ जाते हैं और थोब बालोतरा में भी आते हैं। नाड़ी क्या होती है, तो नाड़ी का सर्वप्रथम निर्माण जो वो राव जोधा के द्वारा करवाया गया था। कब करवाया गया था, तो 1520 ईस्वी में राव जोधा के द्वारा नाड़ी का निर्माण किया गया था। दैनिक आवश्यकताओं के लिए जो बाहर बनाई जाती है उसको नाड़ी कहा जाता है। नेक्स्ट आता है कि बावड़ियां क्या होती हैं, तो सीढ़ीदार कुओं को बावड़ी कहा जाता है। आपने देखा ही होता है कि नीचे नीचे जो वो सीढ़ी से उतरते जाते हैं और वो बावड़ी होते हैं, तो सीढ़ीदार कुओं को जो वो बावड़ी कहा जाता है। फिर हमने बात करी थी कि जो करौली जिला जो आता है यहाँ पे पान की खेती की जाती है, जिसको बजेड़ा के नाम से जाना जाता है, ठीक है। फिर अगर हम बात करें तो खड़ीन जो है इसको परंपरागत वर्षा जल संग्रहण की पद्धति के नाम से जाना जाता है। जल के सूखने के बाद में जो उपजाऊ मिट्टी बचती है उसके ऊपर खड़ीन की कृषि की जाती है। खड़ीन की कृषि पालीवाल ब्राह्मणों के द्वारा की जाती है। और एक होता है कि बालासन क्या होता है, तो पर्वतों के मध्य यानी कि दो पर्वत है उनके मध्य जल एकत्रित हो जाता है, उसको हम बालासन के नाम से जानते हैं। ढांड क्या होता है, तो विशिष्ट मरुस्थलीय क्षेत्र जो होता है उसको ढांड के नाम से जानते हैं। और खड़ीन का अन्य नाम क्या आ जाता है, तो खड़ीन को जो वो मरहो के नाम से भी जाना जाता है, मरहो भी कहा जाता है। और यहाँ पे जो वो मिश्रित अनाज बोया जाता है जिसको क्या कहा जाता है, ठीक है। तो आप जो वो फटाफट इसका स्क्रीनशॉट ले लो। फिर हम बात करते हैं कुछ मरुस्थलीय परिभाषिक शब्दावली के बारे में। मरुस्थलीय पारिभाषिक शब्दावली के बारे में हम देखेंगे। फिर मरुस्थलीय पारिभाषिक शब्दावली। पहले अगर हम देखें तो हमाद क्या होता है, पथरीला, चट्टानी, मरुस्थल जो होता है उसको हमाद कहा जाता है। इर्ग क्या होता है, रेतीला मरुस्थल, रेतीला मरुस्थल जो होता है उसको इर्ग कहा जाता है। इर्ग मैंने आपको पहले ही बताया था कि सारा मरुस्थल जो था उसको इर्ग के नाम से जाना जाता था, ठीक है। सारा मरुस्थल में
सहारा में जो मरुस्थल होता था उसको किस नाम से जाना जाता था? इर्ग के नाम से जाना जाता था। एक आता है कि मांड या वल्लय क्या होता है? जैसलमेर से बाड़मेर का क्षेत्र मांड या वल्लय के नाम से जानते हैं। ढांड क्या होता है? विशिष्ट मरुस्थल को ढांड कहा जाता है। ठीक है, यानी कि ढांड के बारे में मैंने आपको पहले बता दिया था, विशिष्ट मरुस्थल को ढांड कहा जाता है। एक आता है थड़ी क्या होता है? सरदार शहर चूरू से बीकानेर तक का क्षेत्र जो है वो किस नाम से जाना जाता है? थड़ी के नाम से जाना जाता है। एक आता है कि रेग क्या होता है? रेग क्या होता है? रेग पथरीली व रेतीली मिट्टी का मिश्रित क्षेत्र। पथरीली व रेतीली मिट्टी का मिश्रित क्षेत्र जो होता है उसको रेग के नाम से जाना जाता है। एक नाम आपको देखने को मिलेगा नखलिस्तान। क्या होता है? नखलिस्तान क्या होता है? यानी कि मरुस्थल में झील के चारों ओर मरुस्थल में किसी झील के चारों ओर मरुस्थल में झील के चारों ओर हरियाली विकसित होना नखलिस्तान कहलाता है। यानी कि नखलिस्तान क्या होता है? तो मरुस्थल में किसी झील के चारों ओर हरियाली विकसित हो जाती है तो उसको नखलिस्तान कहते हैं। अगर हम इसका एग्जाम्पल देखें, उदाहरण कोलायत बीकानेर। कोलायत कहाँ पे आती है? तो बीकानेर में आती है। वो जो है वो नखलिस्तान का एग्जाम्पल आती है। एक हम बात करते हैं कि गिरिपद क्या होता है? गिरिपद पर्वतों के निम्न भाग में मरुस्थलीय मिट्टी का जमाव गिरिपद या इसको पेंडिमेंट जल समाप्त हो जाता है उसे हम बजादा कहते हैं। यानी कि बजादा किसे कहा जाता है? तो मरुस्थलीय क्षेत्र के अंतर्गत जहां पर्वतीय क्षेत्र हैं और उन पर्वतीय क्षेत्रों में जब जल समाप्त हो जाता है तो उसको हम बजादा कहते हैं। और पर्वतीय क्षेत्रों में भी निम्न भाग में पर्वतीय क्षेत्रों के निम्न भाग में, यानी कि पर्वतीय क्षेत्रों का जो निम्न भाग होता है वहां पे जल समाप्त हो जाता है तो उसको हम बजादा के नाम से जानते हैं। क्वेश्चन कर लेंगे आपसे कि बजादा किसे कहते हैं? तो पर्वतीय क्षेत्रों में जो निम्न भाग होता है उसमें जल समाप्त हो जाता है उसको बजादा के नाम से जानते हैं। यार्डन के बारे में मैंने आपको पहले ही बता दिया था कि यार्डन किसे कहा जाता है। यानी कि अब हम जो वो क्विक रिविजन करें तो मरुस्थलीय पारिभाषिक शब्दावली के बारे में पढ़ रहे थे। इसमें मैंने आपको बताया कि हमाद किसे कहते हैं? तो पथरीला व चट्टानी मरुस्थल जो होता है उसको हमाद कहा जाता है। इर्ग क्या होता है? तो मैंने पहले भी बताया था कि सहारा में जो मरुस्थल आते हैं उनको इर्ग के नाम से जाना जाता है। जैसे कि हमारे थार डेजर्ट के नाम से जाना जाता है, थार मरुस्थल के नाम से जाना जाता है। फिर मैंने बताया था कि मांड या वल्लभ क्या होता है? तो जैसलमेर से लेकर बाड़मेर का जो क्षेत्र होता है उसको मांड या वल्लभ के नाम से जाना जाता है। ढांड क्या होता है? तो विशिष्ट मरुस्थल जो होता है उसको ढांड के नाम से जाना जाता है।
फिर हमने बात करी थी कि थली क्या होता है, तो सरदार शहर चूरू से लेकर फिर बीकानेर तक का जो भाग या क्षेत्र आता है उसको थली के नाम से जाना जाता है। रेग क्या होता है, तो पथरीला भी होता है और रेतीला भी होता है, उनका जो मिश्रित रूप जो होता है उसको रेग के नाम से जाना जाता है। नखलिस्तान क्या होता है कि मरुस्थल है, मरुस्थल में झील है, झील के चारों तरफ हरियाली विकसित हो जाती है तो उसको नखलिस्तान के नाम से जाना जाता है। उसका एग्जाम्पल हमने देखा ही था कि कोलायत झील जो हमारी बीकानेर में आती है उसमें जो है वो मरुस्थल आता है बीकानेर में, फिर वहां पे वो झील आती है, कोलायत झील आती है और उसके चारों तरफ जो है वो हरियाली विकसित हो गई है, उसको नखलिस्तान के नाम से जाना जाता है। फिर हमने बात करी थी कि गिरिपद क्या होता है, तो पर्वतों का जो निम्न भाग होता है वहां पे जल जो है मतलब मिट्टी जो है मरुस्थल की रेत जो है वो एकत्रित हो जाती है, उसको जो है वो गिरिपद या पेंडिमेंट के नाम से जाना जाता है। क्या पता आपको जो है वो गिरिपद का नाम नहीं दे, आपको पेंडिमेंट का नाम दे दे, तो आपको जो है वो ये भी ध्यान में रखना है। फिर हमने बात करी थी बजादा क्या होता है, तो पर्वतों का जो निम्न भाग होता है वहां पे जल बिल्कुल से जो वो समाप्त हो जाता है, यानी कि थोड़ा बहुत भी हिस्सा नहीं बचता है, तो उसको हम जो है वो बजादा के नाम से जानते हैं। तो फटाफट से जो है इसका स्क्रीनशॉट ले लो, फिर हम जो है वो आगे देखते हैं आगे क्या चीजें आ जाती हैं। थार के मरुस्थल को भी जो है वो विश्व में अन्य नामों से जाना जाता है, यानी कि निम्न नामों से जाना जाता है। तो किन किन नामों से जाना जाता है, थार मरुस्थल के निम्न नाम, थार मरुस्थल के निम्न नाम कौन से आ जाते हैं, तो फिर अगर हम बात करें तो लीबिया, लीबिया एक कंट्री आती है, लीबिया और मिस्र में इसको क्या कहा जाता है, यानी कि थार के मरुस्थल को अन्य अन्य देशों में अलग अलग नामों से जाना जाता है। जैसे कि लीबिया या मिस्र में जो वो इसको क्या कहा जाता है, सिटीर कहा जाता है, सिटीर। अजीब अजीब से नाम है, थोड़े ध्यान में रख लेना, क्या पता क्वेश्चन बन जाए। सिटीर कहा जाता है, ठीक है। फिर अगर हम बात करें कि तुर्किस्तान में क्या कहा जाता है, तुर्किस्तान में इसको क्या कहा जाता है, कोड्रम, यानी कि लीबिया व मिस्र में इसको सिटीर कहा जाता है और तुर्किस्तान में इसको कोड्रम कहा जाता है। पाकिस्तान में क्या कहा जाता है, यानी कि हमारे पड़ोसी देश पाकिस्तान में इसको क्या कहा जाता है, पाकिस्तान में इसको चोलिस्तान कहा जाता है। यानी कि थार के डेजर्ट को पाकिस्तान में चोलिस्तान कहा जाता है और अफ्रीका में इसको क्या कहा जाता है, तो मैंने आपको पहले ही बताया था कि सहारा में जो मरुस्थल है उसको इर्ग के नाम से जाना जाता है। तो सहारा मरुस्थल कहाँ पे आता है, अफ्रीका में आता है, तो अफ्रीका में इसको किस नाम से जाना जाता है, इर्ग के नाम से जाना जाता है, इर्ग कहा जाता है। अफ्रीका में थार के मरुस्थल को इर्ग कहा जाता है। राजस्थान में थार का मरुस्थल का विस्तार कहाँ तक आ जाता है, राजस्थान में थार के मरुस्थल का विस्तार, और मैं आपको बार बार बोलती हूँ कि मैं जैसे ही बोर्ड से साइड हटती हूँ तो आप जो है वो इसका स्क्रीनशॉट ले लिया करो या फिर नोट्स बना लिया करो, क्योंकि इससे जो वो पीडीएफ ही नहीं बनती है। तो इस है महान मरुस्थल या ग्रेट डेजर्ट का विस्तार राजस्थान के श्रीगंगानगर जिले से लेकर बाड़मेर जिले तक इसका विस्तार आता है और ये जो है वो रेड क्लिफ के समानांतर संवर्षा रेखा 10 सेंटीमीटर है, यानी कि इसमें जो वो रेड क्लिफ रेखा में समानांतर यानी कि थार के मरुस्थल में रेड क्लिफ 10 सेंटीमीटर संवर्षा रेखा के समानांतर है, यानी कि जो थार का डेजर्ट जो आता है वो रेड क्लिफ रेखा के समानांतर भी है और 10 सेंटीमीटर संवर्षा रेखा के समानांतर भी है। और ईश्वरी प्रसाद ने थार के मरुस्थल को क्या कहा है, तो रुक्ष प्रदेश कहा है, ईश्वरी प्रसाद ने रुक्ष प्रदेश कहा है। थार के मरुस्थल को ईश्वरी प्रसाद के द्वारा रुक्ष प्रदेश कहा गया है और हवेन सांग ने थार के डेजर्ट को क्या कहा है, हवेन सांग ने थार के डेजर्ट को गुजरात्रा कहा है।
यानी कि हवेन सांग के द्वारा थार के मरुस्थल को गुजरात्रा कहा गया है। गुजरात्रा कहा गया है। ठीक है, थार के मरुस्थल का विस्तार जो है वो कितने देशों में आ जाता है? अगर हम बात कर ही रहे हैं तो थार के मरुस्थल का विस्तार, थार मरुस्थल का विस्तार, थार के मरुस्थल का विस्तार भारत व पाकिस्तान में आता है। थार के मरुस्थल का विस्तार कितने देशों में आ जाता है? तो इसका विस्तार 2 देशों में आता है। भारत में आता है जिसको थार के मरुस्थल के नाम से जाना जाता है, पाकिस्तान में आता है जिसको चोलिस्तान के नाम से जाना जाता है या थाल के नाम से जाना जाता है। पाकिस्तान में इसको चोलिस्तान या थाल के नाम से भी जाना जाता है, ये भी याद रख लेना। पाकिस्तान में इसको चोलिस्तान या थाल के नाम से भी जाना जाता है। और अगर हम बात करें तो यह ग्रेट पैलियो आर्कटिक अफ्रीकी मरुस्थल का पूर्वी भाग आ जाता है, ये मैंने आपको पहले बता दिया है। और फिर अगर हम बात करें तो थार के मरुस्थल का पूरा वृक्ष क्षेत्र कितना आ जाता है, इसके बारे में जो है वो हम कल डिस्कस करेंगे। यानी कि हम बात कर रहे थे राजस्थान के थार के मरुस्थल के बारे में। थार के मरुस्थल को जो है वो अन्य देशों में किन किन नामों से जाना जाता है? तो लीबिया व मिस्र में इसको शिटिर कहा जाता है, तुर्किस्तान में इसको कोडरम कहा जाता है, पाकिस्तान में इसको चोलिस्तान या थाल के नाम से जाना जाता है, अफ्रीका में इसको इर्ग कहा जाता है। मैंने आपको पहले बताया कि सहारा मरुस्थल में, सहारा में जो डेजर्ट आते हैं उनको इर्ग के नाम से जाना जाता है। तो उसी प्रकार सहारा कहाँ पे आ जाता? तो अफ्रीका में आ जाता, तो अफ्रीका में इसको इर्ग के नाम से जाना जाएगा। राजस्थान में थार के मरुस्थल का विस्तार कहाँ से लेकर कहाँ तक आता है? अगर हम अक्षांशीय व देशांतरी के अनुसार अगर हम देखते हैं तो इसका विस्तार 25 डिग्री उत्तरी अक्षांश से 30 डिग्री उत्तरी अक्षांश आ जाता है, 69 डिग्री 30 मिनट पूर्वी देशांतर आ जाता है, 70 डिग्री 45 मिनट पूर्वी देशांतर आ जाता है। लघु मरुस्थल किसे कहा जाता है? लघु मरुस्थल जो है वो थार मरुस्थल का जो पूर्वी भाग आता है उसको लघु मरुस्थल कहा जाता है। इसका विस्तार जो है वो कहाँ से लेकर कहाँ तक आ जाता है? तो कच्छ से लेकर जो वो बीकानेर तक इसका विस्तार आता है। कच्छ कहाँ पे आता है? तो गुजरात में आता है। ठीक है, महान मरुस्थल, महान मरुस्थल को जो वो ग्रेट डेजर्ट के नाम से भी जाना जाता है। और महान मरुस्थल का विस्तार जो आता है वो श्रीगंगानगर से लेकर बाड़मेर तक महान मरुस्थल का विस्तार आता है। थार का मरुस्थल जो है वो हमारे कितने देशों में इसका विस्तार आ जाता है? तो 2 देशों में आता है। 2 देशों में, एक तो भारत में आता है जिसको थार मरुस्थल के नाम से जाना जाता है, एक पाकिस्तान में आता है जिसको चोलिस्तान या थाल के नाम से जाना जाता है। ईश्वरी प्रसाद के द्वारा थार के मरुस्थल को रुक्ष कहा गया है और हवेन सांग के द्वारा थार के मरुस्थल को गुजरात्रा कहा गया है। विश्व में सर्वाधिक घना बसा मरुस्थल कौन सा आता है? तो वो थार का मरुस्थल आता है। क्यों आता है? इसका कारण यह आता है कि यहाँ पे सर्वाधिक जैव विविधता भी पाई जाती है। थार के मरुस्थल में परंपरागत संसाधन भी पाए जाते हैं और गैर परंपरागत संसाधन दोनों की प्रधानता आती है। कोयला और खनिज तेल जो है वो यहाँ पे हमें प्राप्त हुए हैं। ये तो हुई इसके बारे में जानकारी। और जो हमारा थार का डेजर्ट यानी कि थार का मरुस्थल जो आता है वो ग्रेट पैलियो आर्कटिक अफ्रीकी मरुस्थल का पूर्वी भाग आता है। यानी कि थार का मरुस्थल जो है वो ग्रेट पैलियो आर्कटिक मरुस्थल का जो वो पूर्वी भाग आता है। थार के मरुस्थल का कुल क्षेत्रफल कितना आ जाता है? तो इसके संबंध में भी आपसे जो वो क्वेश्चन कर लेंगे, तो आप ध्यान में रखना कि थार के मरुस्थल का कुल क्षेत्रफल 2,33,000 वर्ग किलोमीटर पे जो वो थार के मरुस्थल का कुल क्षेत्रफल आता है। अगर हम राजस्थान में इसका कुल क्षेत्रफल देखें तो 1 लाख, यानी कि राजस्थान में कितना आता है? 1,75,000 वर्ग किलोमीटर पे राजस्थान में इसका कुल क्षेत्रफल आता है। और ये जो है वो राजस्थान के 4 जून 2013 की राजस्थान यूनिवर्सिटी की रिपोर्ट के अनुसार राजस्थान में जो है वो 17 जिले, यानी कि राजस्थान के 17 जिले थार मरुस्थल का विस्तार है। राजस्थान के 17 जिलों में थार मरुस्थल का विस्तार है। यानी कि राजस्थान के कितने जिलों में थार मरुस्थल का विस्तार है? तो राजस्थान के 17 जिलों में थार मरुस्थल का विस्तार है। यह है 4 जून 2013 की राजस्थान यूनिवर्सिटी की रिपोर्ट के अनुसार है। अगर हम देखें तो अरावली पर्वतमाला, ये जो अरावली पर्वतमाला इसके पश्चिम में थार का मरुस्थल का कितना भूभाग आ जाता है? तो अरावली पर्वतमाला के पश्चिम में 58% भूभाग पे जो वो थार के मरुस्थल का विस्तार आ जाता है या थार का मरुस्थल आ जाता है। राजस्थान के कुल मरुस्थल में देखें, यानी कि राजस्थान में अगर कुल मरुस्थल हम देखें तो 61.11% पे आता है। यानी कि राजस्थान में अगर हम देखें तो कुल 61.11% भूभाग पे आ जाता है। भारत के 4 राज्यों में इसका विस्तार आता है। 4 राज्य कौन कौन से आते हैं? तो हरियाणा आ जाएगा,
हरियाणा में थार के मरुस्थल का विस्तार आता है, पंजाब में थार के मरुस्थल का विस्तार आता है, राजस्थान में आता है और फिर आता है गुजरात में थार के मरुस्थल का विस्तार आता है। यानी कि हरियाणा में आता है, पंजाब में आता है, इसके बाद में जो वो गुजरात में आता है और राजस्थान में तो आता ही आता है। फिर अगर हम बात करें कि राजस्थान मतलब थार के मरुस्थल के उपनाम क्या आ जाते हैं, तो इसे युवा मरुस्थल कहा जाता है। थार के मरुस्थल को युवा मरुस्थल कहा जाता है। यानी कि थार के मरुस्थल के जो कई उपनाम आ जाते हैं उसमें जो इसको युवा मरुस्थल के नाम से जाना जाता है। और यहाँ पे सर्वाधिक जनघनत्व वाला मरुस्थल कहा जाता है, यानी इसको जो वो सर्वाधिक जनघनत्व यहाँ पे पाया जाता है। सर्वाधिक जनघनत्व, सर्वाधिक जनघनत्व, सर्वाधिक जनघनत्व वाला मरुस्थल कहा जाता है। सर्वाधिक जैव विविधता यहाँ पे पाई जाती है। सर्वाधिक जैव विविधता वाला मरुस्थल कहा जाता है। अरावली पर्वतमाला के पश्चिम में 58% भूभाग पे पाया जाता है। सर्वाधिक जैव विविधता वाला मरुस्थल कहा जाता है और ये भारत का सबसे गर्म व शुष्क मरुस्थल आ जाता है। भारत का सबसे गर्म व शुष्क मरुस्थल, थार का मरुस्थल भारत का सबसे गर्म व शुष्क मरुस्थल आता है। और यह यहाँ जो है वो टर्सरी जमाव के, यानी कि ये जो थार का मरुस्थल आता है इसमें यहाँ टर्सियरी जमाव के, टर्सियरी के बारे में मैंने आपको पहले पढ़ा चुकी हूँ मैं। तो टर्सियरी जमाव के खनिज तेल प्राकृतिक गैस, लिग्नाइट, कोयला, लिग्नाइट कोयला के भंडार यहाँ पे मिलते हैं। यानी कि टर्शियरी जमाव के खनिज तेल, प्राकृतिक गैस, लिग्नाइट कोयला के भंडार यहाँ पे मिलते हैं। गर्मियों में जो पश्चिमी रेगिस्तानी मरुस्थल है यहाँ पर निम्न वायुदाब की वजह से जो है वो ये मानसूनी पवनों को आकर्षित करता है। निम्न वायुदाब की मानसूनी पवनों को आकर्षित करता है। इससे क्वेश्चन नहीं बनेगा, तो इसलिए आप जो इसको ऐसे याद रख लेना। और अगर हम बात करें तो थार के मरुस्थल में मरुस्थल का सिंह द्वार किसे कहा जाता है? मरुस्थल का जो है वो प्रवेश द्वार, मरुस्थल का सिंह द्वार या फिर मरुस्थल का केंद्र, मरुस्थल का केंद्र जोधपुर ग्रामीण या जोधपुर को कहा जाता है। पश्चिमी मतलब कि मरुस्थलीय प्रदेश का कुल क्षेत्रफल कितना आता है इसके बारे में मैंने आपको बता दिया है। तो अगर हम बात करें तो थार के मरुस्थल के बारे में हम बेसिक से जानकारी ले रहे थे, जिसमें कि कुल क्षेत्रफल 2,33,000 वर्ग किलोमीटर पे आ जाता है। राजस्थान में 1,75,000 वर्ग किलोमीटर पे आता है। ये ग्रेट पेलियो आर्कटिक अफ्रीकी मरुस्थल का पूर्वी भाग आ जाता है। थार के मरुस्थल का विस्तार भारत के कितने राज्यों में आ जाता है? तो 4 राज्यों में आ जाता है, जिसमें कि हरियाणा, पंजाब और उसके बाद में राजस्थान, उसके बाद में गुजरात। और थार का मरुस्थल जो है उसको किस नामों से जाना जाता है? तो उसको सर्वाधिक जैव विविधता वाला मरुस्थल, सर्वाधिक जनघनत्व वाला मरुस्थल और इसके साथ में इसको युवा मरुस्थल के नाम से भी जाना जाता है। क्योंकि कारण यह आ जाता है क्योंकि यहाँ पे सर्वाधिक जनघनत्व पाया जाता है। और नेक्स्ट अगर हम बात करें तो ये भारत का सबसे गर्म और सबसे शुष्क मरुस्थल आ जाता है। और राजस्थान में जो इसका कुल क्षेत्रफल कितना आता है? तो 1,75,000 वर्ग किलोमीटर पे आता है। ये अरावली पर्वतमाला के पश्चिम में जो वो 58% भूभाग पे आता है। और राजस्थान में अगर हम देखें तो ये 61.11% भूभाग पे आता है। थार के मरुस्थल में जो है वो यानी कि मरुस्थल का सिंह द्वार, मरुस्थल का प्रवेश द्वार, मरुस्थल का केंद्र किसे कहा जाता है? तो पहले जोधपुर को कहा जाता था, लेकिन अभी जोधपुर ग्रामीण और जोधपुर दोनों जिलों को जो वो कहा जाता है। तो आप ये चीजें जो है वो नोट कर लेना और कॉपी में जो है वो अच्छे तरीके से नोट्स बना लेना, ठीक है। अब आती है कि हमने जो थार के मरुस्थल के बारे में भी आपको पूरी जानकारी दे दी है। तो इतने अच्छे तरीके से जो भौतिक प्रदेश यानी भौतिक प्रदेशों के बारे में पढ़ा रहे हैं, तो आप जो है अच्छे तरीके से इनके नोट्स बना लेना। अब हम जो अगले अरावली पर्वतमाला के बारे में बात करेंगे, यानी कि अगले वीडियो में हम अरावली पर्वतमाला भौतिक
प्रदेश के बारे में बात करेंगे। ठीक है, तो अब आता है कि जो हमारा टेलीग्राम चैनल जो है वो आप जरूर ज्वाइन कर लेना, क्योंकि किसी भी प्रकार की इन्फॉर्मेशन होती है वो मैं आपको अपने टेलीग्राम चैनल पे प्रोवाइड करवाती हूँ। तो टेलीग्राम चैनल का लिंक जो है वो कमेंट बॉक्स में पिन कर दूंगी, वहां से आप ज्वाइन हो जाना, या फिर हमारा जो यूट्यूब चैनल है स्टडी विद नैंसी, उसी के नाम से टेलीग्राम चैनल है, तो आप वहां से भी ज्वाइन हो जाना। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू एंड बाय।